2026 के नीट का पेपर जब तैयार किया जा रहा था तो उसमें कॉनऑप सिक्योरिटी थी, यानी कि कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस। ये इतना स्ट्रिक्ट था कि यहाँ पर AES 256 इंक्रिप्शन लग रखा था। रूम पूरी तरीके से पैक था, कोई भी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। जो भी पेपर वर्क यूज किया जा रहा था उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। सारे कंप्यूटर एकदम एयर गैप थे, यानी कि स्पाई लेवल की सिक्योरिटी थी। लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक हो गया। इसके लिए मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद पेपर तो लीक होना बनता ही था, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरीके से बन रखा है, क्योंकि पेपर लीक होना स्वाभाविक है। क्यों? इस वीडियो के अंत तक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल करप्शन की नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारे यहाँ के सोशल इकोनॉमिक्स की और कुछ ऐसी चीजें जो कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। इसी चीज को और डिटेल में समझने के लिए मैंने अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर किया है कि अलग अलग जगह पे किस तरीके से एग्जाम कराया जाता है, ऐसे पेपर लीक के टाइप की चीजों को कैसे डील करते हैं, क्या है उनके सक्सेस, क्या है उनके फेलियर्स, आखिर हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं और इंडिया इन सब चीजों में कहां लाइक करता है। इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में 17 साल के एक अमन नाम के लड़के से करता हूं। ये सीकर में रहता है, नीट की तैयारी कर रहा है। बहुत ही छोटे से रूम में एक रूममेट के साथ रहता है। 14 घंटे तक पढ़ता है, दिन रात एक कर दिए हैं। इसके पापा ने नीट की कोचिंग की फीस भरने के लिए और एग्जाम की फीस भरने के लिए अपनी जमीन भी गिरवी रख दी थी। यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम के बाद ये स्टूडेंट जैसे तैसे नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। नीट का एग्जाम देने के लिए पूरा रेडी था, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। इतने सालों की तैयारी जो अमन ने की थी वो धरी की धरी रह गई। अब कहने को ये कह सकते हैं कि नीट का पेपर फिर से हो जाएगा, लेकिन अमन ऑलरेडी बहुत ही फाइनेंशियल खराब फैमिली से आ रहा है और इसके साथ साथ कोचिंग भी शुरू हो गए। कोचिंग ने अपना नया क्रैश कोर्स निकाल दिया। अमन को लग रहा है कि अगर मैंने ये क्रैश कोर्स नहीं किया तो शायद मैं लोगों से पीछे रह जाऊंगा, लेकिन उसके पास तो पैसे भी नहीं है। सोच के देखिए अमन के दिमाग पे क्या बीत रही होगी। इस टाइम अमन सुसाइड जैसी चीजों तक के बारे में सोच रहा है और ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, ये कहानी रियलिटी में काफी सारे स्टूडेंट्स की है। 3 मई 2026 को अमन एग्जाम देने बैठता है। ये एग्जाम 5400 से भी ज्यादा सेंटर में था। टोटल 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, उनमें से अमन एक और था। लेकिन फिर 12 मई को पता चलता है कि एग्जाम स्क्रैप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली पेपर लीक हो गया था। सोच के देखिए अमन के दिल में क्या बीत रही होगी। और अभी बहुत सारी कोचिंग ने अपना नया क्रैश कोर्स चालू कर दिया कि नए नीट के पेपर से पहले ये सारी तैयारी कर लो। याद रखना कितनी सारी प्रॉब्लम के बाद अमन इस सिचुएशन पे आया था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कोई एक और एग्जामिनेशन सेंटर में जाके पैसे दे सके, इन कोचिंग में एक और बार फीस दे सके वो एक्स्ट्रा क्रैश कोर्स करने के लिए। लेकिन उसके दिमाग में डर भी बैठा हुआ है कि अगर ये क्रैश कोर्स उसने नहीं किया तो क्या उसके इतने सालों की मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। सोच के देखिए किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से अमन गुजर रहा होगा। और ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, हमारे देश के कई स्टूडेंट्स की है जिन्होंने नीट की तैयारी रात दिन की, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि कुछ लोगों की वजह से पेपर लीक कर दिया गया। तो दिमाग में एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन आता है। क्या कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर, क्या कर रहा है हमारे यहाँ का सिस्टम की पेपर इस तरीके से लीक कर दिया गया, वो भी नीट जैसा पेपर जो कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे देश को। जो एग्जाम डॉक्टर देता है, डॉक्टर देने वाले एग्जाम के साथ ऐसा हो रहा है। इसके डीप एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमको ये आइडिया लगेगा कि ये एग्जाम करप्शन के बारे में तो है, लेकिन करप्शन से भी बहुत गहरी चीजें हैं। क्योंकि आप देखें तो 2024, 2025, 2026 3 साल लगातार नीट का पेपर लीक हुआ। और ये कहानी सिर्फ नीट के पेपर तक नहीं है। लास्ट 23 साल में मोर देन 45 एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें कैट जैसे एग्जाम भी आ जाते हैं, बहुत सारे स्टेट एग्जाम भी आ जाते हैं। और 45 से ज्यादा ये जो नंबर बता रहे हो ये तो बड़े बड़े एग्जाम का है, वो जो कि रिकॉर्ड हुए। अब सोच के देखिए ऐसे कितने एग्जाम होंगे जिनके पेपर लीक के बारे में पता भी नहीं चला होगा। ऐसे कितने एग्जाम होंगे जो छोटे मोटे होंगे और उनके पेपर लीक को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर भी नहीं कर रहे होंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत ही डीप रूटेड है, हमारे सिस्टम में आ रखी है और इनफैक्ट ये प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमिक्स में घुस रखी है। इसका एग्जांपल सिंपल सा है। 2003 में जब कैट का पेपर लीक हुआ था तो वीके शुंगलू कमेटी बनी थी। 2013 में भी एक ऐसी कमेटी बनी। 2024 में नीट के पेपर के लीक के बाद भी कमेटी बनी जिसका नाम था राधाकृष्णन कमेटी और उसमें कॉनऑप्स आया था, यानी कि वो सिस्टम जिसके बारे में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ऐसा है कि जब भी पेपर लीक हो रहा है तो कमेटी तो बहुत सारी बन रही है, लेकिन ये कमेटी डिटेल में काम नहीं कर पा रही है। इसके लिए हम लोग को एक मेजर प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, सिस्टम की नहीं, मैथ की प्रॉब्लम। जरा नीट के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। हर साल नीट यूजी का एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स देते हैं और उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर उनका नीट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो उनको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर नीट में वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते तो उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो जेईई में भी ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में जाओ। नीट के केस में ये होता है कि फीस बहुत ज्यादा डिफर कर जाती है। कितना डिफर कर जाती है? अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपकी फीस 50,000 से लेकर कुछ लाख तक की फीस चली जाएगी, जो कि काफी रीजनेबल
रीजनेबल फीस है उस डिग्री के लिए जो कि आपको डॉक्टर बना रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाए तो वहां पर आपकी फीस 1 करोड़ तक जा सकती है। मैं एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूं, 1 करोड़ तक जा सकती है, कई बार तो इससे भी ज्यादा चला जाता है। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको ये 1 करोड़ तक की फीस देनी पड़ेगी, वो भी प्राइवेट कॉलेज में जिनके रेपुटेशन गवर्नमेंट कॉलेज जितनी भी नहीं है। अब जरा नीट पेपर लीक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी लोग ये पेपर को बेचते हैं वो अलग अलग प्राइसेस में बेचते हैं। जैसे पटना में देखा गया कि 30 से 50 लाख जा रहा है, एक स्टूडेंट था वो तो 2 लाख रुपए में बेच दे रहा था। यानी कि अगर कोई इंसान अपने बच्चे के लिए पेपर खरीदता भी है तो उसको पता है कि अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज में फीस देना पड़ा तो इससे तो बहुत ही ज्यादा फीस देना पड़ेगा। अगर उसके बच्चे का इस इन्वेस्टमेंट में अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लग जाता है तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोच के देखिए, इतने सारे 1 करोड़ तक के जो पैसे लग सकते थे वो बचे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद अच्छी डिग्री के साथ वो डॉक्टर बनेगा। और इंडिया में डॉक्टर अच्छा खासा कमाते हैं। इनफैक्ट कई स्टडी ये फाइंड करती है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी जितना कमाता है डॉक्टर उनसे ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए ज्यादा कमाता है। यानी कि बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। एक ऐसी चीज जिसमें एक इंसान का पूरा करियर दांव पे लगा है, करोड़ों रुपए दांव पे लगे। सीधी सी बात है, ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर में काफी सारे लोग हैं जो पेपर लीक के साइड में जाएंगे, जो पेपर खरीदना चाहेंगे। अब यहां पर मैं उनके बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे टाइप के सिचुएशन में नेचुरली ऐसे लोग आ जाते हैं। चाइना के गाओकाओ के एग्जाम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये बताया था कि अगर वहां पर किसी भी तरीके से पेपर लीक हो जाता है या कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 7 साल की सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि गाँव में भी बहुत सारी चीजें स्टेक्स पे रखी रहती हैं। अगर स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम नहीं निकल पाया तो उसका पूरा करियर दांव पे लग जाएगा। सेम चीज नीट पे हो रही है और अगर आप पकड़े गए तो 4-5 साल जेल के या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना। अब देखिए दोस्तों, जहां पर इतनी बड़ी चीज स्टेक पे रखी है, पूरा करियर और करोड़ों की फीस, वहां पर 10 लाख रुपए जुर्माना इतना बड़ा नुकसान नहीं लगता है। हमको फिर भी लग सकता है, लेकिन जो उस जगह पे रिस्क लेना चाह रहे हैं उनके नजरिए से सोच के देखिए, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी सी बेट है कि अगर मुझे पेपर मिल रहा है तो मैं इस पेपर को खरीद लेता हूं, अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर लेता हूं और मेरे फ्यूचर के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इसके अलावा नीट का एग्जाम में अच्छी रैंक लाना हमारे यहाँ एक सेलिब्रिटी स्टेटस के बराबर माना जाता है। आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे एलन हो गए, रेजोनेंस हो गए, इनके यहाँ जब भी कोई अच्छी रैंक आती है तो अपने स्टूडेंट को स्टार की तरह दिखाते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। अगर तुम इतने सारे स्टूडेंट में अच्छे मार्क्स ला रहे हो तो स्टार बनना भी चाहिए। लेकिन इसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर एक तो बहुत अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है, दूसरा एक गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है कि देखो ये कुछ स्पेशल लोग हैं जिन्होंने ये कर दिया, जो ये नहीं कर पाए वो स्पेशल लोग नहीं है। ये जो प्रेशर होता है ये भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है होर्डिंग में आने का। जयपुर का एक बहुत ही फेमस केस आया था कि जयपुर में 4 बच्चे एक ही फैमिली से उनका नीट क्लियर हो गया। सीधी सी बात थी, पेपर में न्यूज आना था, कोचिंग वालों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा लिए, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि शायद इनकी फैमिली ने पेपर खरीद लिया था और इनके जो 4 बच्चे उन्होंने उस पेपर लीक का फायदा उठा के अच्छी रैंक स्कोर कर ली। अब सोच के देखिए कि जो लोग अभी तक सेलिब्रिटी थे, जिनके नाम पर डिसिप्लिन की मिसालें दी जा रही थी, बाद में पता चलता है कि शायद इन्होंने फ्रॉड कमिट कर रखा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन इसको रोकना जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि ये पेपर आखिर किस पॉइंट पे लीक हो रहा है। तो इस पेपर की तैयारी के बारे में थोड़ा समझते हैं। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि 2026 का पेपर जब लिखा जा रहा था, जब तैयार किया जा रहा था, तो कैसी तैयारी थी। कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन यानी कि कॉनऑप्स की तैयारी थी, जिसमें इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर जो थे बहुत ही ज्यादा सिक्योर थे, AES 256 का इंक्रिप्शन लगाया गया था, जो पेपर पे कुछ लिखा जा रहा था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। यानी कि पेपर बनाने के पूरे प्रोसेस में कोई ऐसा तरीका नहीं दिखता जहां से पेपर लीक हो जाए। लेकिन ये जो पेपर होते हैं ये कई बार रीजनल लैंग्वेजेस में भी जाते हैं। अब ये रीजनल लैंग्वेजेस में कैसे जाते हैं? वहां के जो रीजनल लोग होते हैं वो उसे ट्रांसलेट करते हैं। अब जो इंसान किसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रहा है वो क्वेश्चन उसके दिमाग में तो चला गया। अगर उसके दिमाग में चला गया तो क्या रोक रहा है उसे बाहर जाके उसे रिक्रिएट करने से? यानी कि हमने सिस्टम पूरा इस तरीके से तो बना दिया कि पेपर लीक ना हो, किसी भी एक्सटर्नल तरीके से हैक ना किया जाए, कुछ भी ना हो जाए। लेकिन जो पर्सन के दिमाग में ये चीज है और जो एक ट्रांसलेटर है वो अगर किसी को बाहर जाके क्वेश्चंस के बारे में बता दे रहा है, उसको कौन रोक पा रहा है? और इस केस में भी माना जा रहा है कि मोस्ट लाइकली ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग रीजन भी दिए हुए हैं कि इस बार का पेपर क्यों लीक हुआ। जैसे कि लीडरशिप वैक्यूम एक रीजन दिया गया था। एनटीए के जो एक्टिंग हेड थे प्रदीप सिंह करोला, उनका एक सेक्शन अक्टूबर 2025 में एक्सपायर हो गया था, एग्जैक्टली तब जब पेपर सेटिंग साइकिल शुरू हो रही थी। और नेक्स्ट महीने राजेश लखानी आ गए जो कि सिस्टम में नए थे। तो सोच के देखिए, इतने इंपॉर्टेंट साइकिल से पहले अगर लीडरशिप चेंज हो जाती है तो लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो जो गवर्नेंस होती है वो थोड़ी खराब हो जाती है। इसे ब्रीच इन कमांड चेन बोला जाता है और
ये जो पेपर का रैकेट है, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि पेपर का रैकेट इंडिया में बहुत सारी जगह फैला हुआ है और ये सारे लिंक्ड है, चाहे पेपर पटना में लीक हो रहा हो, राजस्थान में लीक हो रहा हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू लीक हो रहा हो। ये सारा एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है। 2025 का पेपर भी इन्होंने लीक किया था, 2026 का पेपर भी इन्होंने लीक किया था। सोच के देखिए कितनी जड़ बना के ये बैठे हुए हैं। इनफैक्ट 2026 वाली नीट के पेपर में एक लड़के का नाम भी आया था, यश यादव, जो कि 20 साल का था, जो कि 2-2 लाख रुपए में पेपर को बेच रहा था। उसको जब बाद में पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया गया। अब क्योंकि जेल में रहने के बाद भी एक इंडियन सिटीजन के पास राइट होता है कि वो बुक्स की डिमांड कर सकता है, तो अब जेल में बैठे बैठे उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिस एग्जाम का पेपर लीक किया और इतने सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर दिया। अब देखो, मैंने प्रॉब्लम तो बहुत बता दी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्षितिज इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले चलिए ये देखते हैं कि ये जो दूसरी कंट्रीज है, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, ये अपने एग्जाम को कैसे कंडक्ट करवाती है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग जापान के साथ स्टार्ट करते हैं। जापान आप सबको पता होगा एजुकेशन में बहुत ही आगे माना जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में काफी ज्यादा आगे माना जाता है। और जापान का केस देख के आपको बड़ा हैरान सा लगेगा। जापान ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम 2 एग्जाम के बेसिस में बांट रखा है। पहले एक कॉमन टेस्ट होता है, ये जो कॉमन टेस्ट होता है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लेकिन इससे डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलता है। एक बार आपने एक कॉमन टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद दूसरा लेवल ऑफ टेस्ट आता है। इसमें आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। अब इसमें सीन ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ कॉमन टेस्ट ही है तो उसका पेपर लीक अगर कोई कर लेगा तो वो उस पेपर लीक की मदद से मे बी यूनिवर्सिटी के लेवल तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद आगे उसको एडमिशन मिलेगा कि नहीं, यहां पर क्या होगा, ये सोच के देखिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है जो जापान ने एडमिट किया। फिर आ जाते हैं साउथ कोरिया के एग्जाम में, और इस एग्जाम के बारे में आप जानेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। साउथ कोरिया का सीसेट सुनियोंग एग्जाम जो होता है वो बहुत ही मैसिव स्केल और बहुत ही स्ट्रिक्टली कराया जाता है। सेम डे सेम टाइम पे पूरे देश में 5.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होते हैं एक सिंगल 8 आवर सेशन में। इन सारे स्टूडेंट को खुद पुलिस एस्कॉर्ट करती है। उस टाइम पूरे देश में ऑलमोस्ट हॉलीडे सा लग जाता है। एयरक्राफ्ट जो रहते हैं वो ऊपर से जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहते हैं। यानी कि सिर्फ एक एग्जाम को कराने के लिए प्रैक्टिकली पूरा का पूरा देश रुक जाता है। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट चीजों के बाद इसका प्राइस क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब साउथ कोरिया ने ऐसा एग्जाम तो कंडक्ट करवा लिया जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जहां पर पेपर लीक होने के कोई चांसेस नहीं है। बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से एग्जाम कराते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंस उनको झेलना पड़ रहा है, जिसके ऊपर आज भी वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जर्मनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। दोस्तों, होता है कि हमारे देश में जो प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इनको बहुत ही ज्यादा इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता, जो कि बहुत ही गलत चीज है। लेकिन जर्मनी में इनको भी काफी इक्वल रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। अगर ऐसा होता है और उनके पे भी अच्छा खासा होता है तो ये जो सोसाइटी में इतना बड़ा गैप बन रखा है, ये गैप ब्रिज हो जाता है। इस गैप के ब्रिज होने की वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें और फाइनेंशियल चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो यानी कि किसी को पॉवर्टी से दूर जाने के लिए, गरीबी से दूर जाने के लिए, अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए नेसेसरीली किसी एग्जाम का एकदम सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वो ऑन एन एवरेज अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी सकता है। इसी चक्कर में जर्मनी में पेपर लीक का मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता जितना इंडिया में रहता है। यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए में एसएटी और एसीटी करवाया जाता है। ये साल में मल्टीपल टाइम्स होते रहते हैं। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स होते रहता है तो स्टूडेंट्स के पास कई सारे अटेम्प्ट्स आते रहते हैं उसको एग्जाम को देने के लिए। अब दोस्तों, मैंने आपको इतने सारे कंपैरिजन बताया अलग अलग कंट्रीज के, तो आपको सोचने में लग रहा होगा कि हमको करना क्या है, इनमें से किसी एक मॉडल को अडॉप्ट करना है। और फिर क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यह है कि ये बोलने में आसान लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ही चैलेंजिंग चीज है। चैलेंजिंग क्यों, चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले साउथ कोरिया का एग्जांपल लेते हैं। साउथ कोरिया, मैंने आपको बताया कि कितना स्ट्रिक्ट एग्जाम करवाता है, लेकिन इस स्ट्रिक्ट एग्जाम की वजह से उनको सिविलाइजेशन स्केल प्रॉब्लम आ रही है। क्या है ये सिविलाइजेशन स्केल प्रॉब्लम? 2024 की रिपोर्ट ये बताती है कि वहां का एनुअल स्पेंड जो ट्यूशंस के ऊपर होता है वो अराउंड 29.2 ट्रिलियन वॉन पहुंच गया था। बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ मनी है ये, यानी कि $20.1 बिलियन, और ये स्पेंड बढ़ता जा रहा है। यानी कि वहां पर एजुकेशन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि अच्छा एग्जाम क्लियर करवाना है तो बहुत ही महंगा ट्यूशन करना पड़ेगा, और लोग वहां पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इससे बेटर है बच्चे नहीं करते, क्योंकि बच्चों को पालना, उनको पढ़ाना तो बहुत ही महंगा बन चुका है। और इसी वजह से आज साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट 0.75 है। 0.75 बहुत ही डेंजरस नंबर है। इसका मतलब यह है कि इतने बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे कि वो लोग आगे आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को, आगे आने वाले सिस्टम को संभाल सके। किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम हो जाना अचानक से ये और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। साउथ कोरिया आज के टाइम में ये फेस कर रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 16 साल में 200 बिलियन से ज्यादा स्पेंड किया कि लोगों की फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए। और ये जो उनकी पॉपुलेशन कोलैप्स हो रही है, इस पॉपुलेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो वहां की स्टडी में आया है वो यहाँ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ इतना ज्यादा जो ट्यूशन फीस का प्रेशर है, इसका रीजन बताया गया है। तो एक तरफ हम लोग ये तो देख पा रहे हैं कि इनके एग्जाम में पेपर लीक नहीं हो रहे,
हैं, बहुत अच्छे से हो जा रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस पूरे देश को और बड़े लेवल पे देखना पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली ये जो सॉल्यूशन है हम लोग बिल्कुल भी एडमिट नहीं करना चाहेंगे। आज ऑलरेडी नीट और जेई बहुत ही बड़े स्केल में कराया जाता है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, कोचिंग की फीस बहुत ही ज्यादा हो रखी है। तो दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड जो कि इंडिया को अप्रोच करना चाहिए। अब यूएसए का सिस्टम ले आते हैं जिनके यहाँ मल्टीपल टाइम एग्जाम करवाए जाते हैं। वहां पर पेपर लीक जैसी ऐसी चीजें नहीं होती हैं, वहां पर दूसरी चीजें होती हैं। वहां पर ये जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ऐसा देखा गया है कि इनके बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पे इनको एडमिशन मिल पा रहा है, इवन दो उनके क्रेडेंशियल्स, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। इसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन था कि वहां पर पूरी की पूरी प्रोफाइल को हैक कर लिया जाता है, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है, उसका स्कैम होता है, उसके लिए ब्राइबरी दी जाती है। 2019 में एफबीआई ने ऑपरेशन वर्सिटी ब्लूज में एक्सपोज किया था कि ये जो बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे हैं, ये किस तरीके से अपनी पूरी प्रोफाइल चेंज करवा देते हैं, स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन ले लेते हैं, बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं केवल रिश्वत के बेसिस पे या फिर अपनी प्रोफाइल पूरी चेंज करने के बेसिस पे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। हमारे यहाँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, यानी कि स्टूडेंट एग्जाम देंगे, उस एग्जाम में जो स्कोर आएंगे उसके बेसिस पे ले लिया जाएगा। वहां पर पूरी प्रोफाइल देखी जाती है। तो केवल एग्जाम को हैक करके वो चीज नहीं होगी, तुम्हें पूरा प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पर तो एक लेवल बड़ा स्कैम होता है जिसमें लोग हार्वर्ड, येल जैसे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिए, ऐसे केसेस भी आए हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटेटिव एग्जाम खराब होते हैं, क्वालिटेटिव एग्जाम एक्चुअली में अच्छे होते हैं, लेकिन अगेन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यूएसए खुद फेस कर रहा है कि इसको कैसे चेंज करना है। तो क्वालिटेटिव एग्जाम एक तो हम लोग इंडिया में एकदम से ला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा मास स्केल ऑफ स्टूडेंट है। दूसरा, अगर हम लोग किसी तरीके से लॉजिस्टिक भी इंश्योर कर ले तो इतना सारा करप्शन जो यूएसए में हो रहा है हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि इंडिया में ना हो? इंडिया में ऑलरेडी हम लोग करप्शन कितने कॉमन लेवल पे हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं। तो यूएसए वाला सिस्टम भी एकदम से अडॉप्ट कर देना एक अच्छा डिसीजन लग नहीं रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हम लोग हमारे देश को ऐसे सिचुएशन से कैसे बचाएं? सबसे पहले तो सिचुएशन बचाने से पहले हमारे यहाँ जो क्वेश्चन करते हैं उनको टारगेट जो करते हैं इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी कि जो भी इंसान इस बारे में बात करने की कोशिश करता है पेपर लीक हुआ है, कुछ गलत है, सिस्टम बोलता है कि इस आदमी में ही कुछ खोट है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप खान सर को देख सकते हैं। खान सर ने बीते कुछ दिनों में काफी आवाज उठाई, नीट के पेपर जो लीक हुआ तो उसके बारे में काफी कुछ बोला। अब देखिए हमारी मीडिया किस तरीके से बिकी हुई है इसके बारे में आप सब जानते हैं। वो मीडिया वही चलाती है जो गवर्नमेंट चलवाना चाहती है, लेकिन हमारे जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स और टीचर्स हैं ये तो इंडिपेंडेंट है, तो इन्होंने पूरी आवाज उठाई। तो लोगों से देखा नहीं गया कि मीडिया तो नहीं इसको फैला रही, लेकिन ये यूट्यूब के टीचर्स इसको फैला रहे हैं, जिसके लिए आपने अंजना ओम कश्यप का बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी देखी होगी कि 2 कौड़ी के यूट्यूब के टीचर जिन्होंने खुद का माफिया चला रखा है। ये सिंपल सी बात है कि जब कोई आवाज उठा रहा है तो उसको दबाने के लिए ऐसे एलिगेशन लगा दिए जा रहे हैं। खान सर के ऊपर कितने सारे केस कर दिए गए, खान सर के ऊपर कितनी सारी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उन्होंने सिस्टम से सवाल किया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बेचारे 17 साल के हैं, जो कि बता रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, उनको पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर दिया जा रहा है। अगर इस तरीके से हमारे देश में हाल चलेगा, उनके ऊपर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि किसी भी सिस्टम में सॉल्यूशन तब आता है जब प्रॉब्लम आती है। दोस्तों आपको पता है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर क्या है? क्योंकि डेमोक्रेसी साइंस की तरह वर्क करती है। साइंस क्या करता है? साइंस एक एवर करेक्टिंग प्रोसेस है। साइंटिफिक अप्रोच में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई क्रिटिक आएगा, उसके ऊपर बोलेगा कि ये तरीका गलत है, इसको सही करो, और जो पर्सन उस क्रिटिक के बेसिस में अपने आंसर को थोड़ा रिफाइन करेगा। पूरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे बढ़ती है। सिमिलरली डेमोक्रेसी भी ऐसे काम करता है। डेमोक्रेसी में जब भी आप कुछ गलत कर रहे होते तो लोग आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उनके पास हक है, उनके पास अथॉरिटी है, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप देखते हो कि मुझे कहां पर रिफाइन करना है। जैसे ही आप इन क्वेश्चन करने वालों को दबाते हो, आप बेसिकली डेमोक्रेसी की फंडामेंटल चीज ही खत्म कर दे रहे हो, जो कि उसको साइंस की तरह इतनी कमाल की चीज बनाती है। तो चाहे खान सर हो या 17 साल का अमन हो, कोई भी क्वेश्चन करे उसको इस बेसिस पे एंटी नेशनल, पाकिस्तानी एजेंट या कुछ बोल देना क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है, ये बहुत ही बड़े कैंसर की निशानी है। अब दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, ये तो ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे एनालिसिस के बाद जो मुझे कुछ सॉल्यूशन दिख रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। इनके क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और कितने फीजिबल है ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग मल्टी विंडो एग्जाम करवाए, जैसे जापान करवाता है। जैसे कि नीट जैसा पेपर तो हो गया स्टैंडर्डाइज एग्जाम, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटीज अपने खुद के भी कुछ एग्जाम करवाए। इससे होगा ये कि जो पेपर लीक कर रहे हैं और जो पेपर खरीद रहे हैं, जो 35-35, 40-40 लाख में पेपर खरीद रहे हैं, उनके दिमाग में आएगा कि अगर मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ एग्जाम भी क्लियर करवा दिया तो इसका फायदा क्या है, मतलब आगे जाके तो ये रिजेक्ट हो जाना है अगर इसको कुछ नहीं आता है तो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे जेई के केस में होता है, जेई मेंस
मेंस और जेईई एडवांस में कि अगर आप जेईई मेंस कितने भी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर रहे हैं, जेईई एडवांस आपको अलग से क्लियर करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जेईई मेंस के बेसिस पे आपको ट्रिपल आईटी, एनआईटीज और काफी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, लेकिन आईआईटी पर्टिकुलरली आपको नहीं मिलेगी। तो पेपर लीक का वहां पर केस की आईआईटी मिल जाए, वहां इतना सेंस नहीं बनाता है। अगर नीट के केस में ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए तो काफी ज्यादा सॉल्यूशन वाली चीज हो जाएगी। हालांकि इसका कैच ये है कि अब स्टूडेंट्स को 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, ज्यादा टाइमलाइन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एग्जाम बढ़ जाएगी, लेकिन ये वन ऑफ दो सॉल्यूशन है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है फीस रेगुलेशन। अब दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही फार सॉल्यूशन है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। इंडिया में हर हिसाब से चीजें ऐसी होनी चाहिए कि ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर पाए, और वो है कि मेडिकल कॉलेजेस की फीस 1 करोड़ तक जाए, इतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच में जो फीस का डिफरेंस है ये बहुत ही मैसिव है। इस मैसिव डिफरेंस फीस को कम कर देंगे तो एक जो इंसेंटिव है पेपर लीक का वो भी कम हो जाएगा, बट अगेन ये बहुत ही फार-फेच्ड सॉल्यूशन है। तीसरा सॉल्यूशन जो अगेन पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारे ये जो गैप आ जाता है इंजीनियर, डॉक्टर और एक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के बीच में, इस गैप को कम करना पड़ेगा। ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाले वर्कर्स हैं इनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये होगा तो जर्मनी जैसा सिस्टम हमारे यहाँ भी इंप्लीमेंट हो पाएगा। अगेन बहुत ही फार-फेच्ड सॉल्यूशन है, बट इस डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म में बढ़ा जा सकता है। लेकिन इन सब के अलावा एक सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में यूज किया जा सकता है। आप बताइएगा आपके सॉल्यूशन के बारे में क्या कहना है। ये जो एग्जाम है इन्हें एआई बेस्ड करा दिया जाए। एआई बेस्ड कराने से मतलब ये है कि ये सारे एग्जाम कंप्यूटर पे कराए जाए। ऐसा एआई सिस्टम बना दिया जाए कि उसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन फीड कर दिए जाए, इतने सारे क्वेश्चन कि कोई अगर मेमोराइज करके भी 100, 200, 150, 300, 400 क्वेश्चन भी बता देगा तो भी पेपर लीक होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाए कि उस स्टूडेंट को उन्हीं सारे सेट में से कुछ क्वेश्चन दिखे, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाए। अगर ऐसा एआई सिस्टम कर देंगे कि जब भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होगा तो उसी टाइम रैंडम नंबर के हिसाब से वहां पर क्वेश्चन आएगा और स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देगा, तो ये प्रिडिक्ट कर पाना कि इन पेपर में कौन से सेट ऑफ क्वेश्चन है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन आ गया तो फिर पेपर लीक कैसे होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसके अलावा जो चीटिंग होती है, चीटिंग के चांसेस कितने कम हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बाजू में जो पर्सन बैठा हो वो सारे के सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करे जो मेरे कंप्यूटर में एक भी वैसा क्वेश्चन नहीं आया। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि किसी के पास डिफिकल्ट आ जाए, किसी के पास सिंपल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसको इवैल्यूएट करने के भी अपने तरीके हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो एआई वाला सॉल्यूशन है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है। थोड़ा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सिस्टम को कोई हैक ना कर पाए, ये सिस्टम एकदम सॉलिड रहे। अगर ये चीज कर पाएंगे तो आई बिलीव नीट जैसे जितने पेपर लीक हो रहे हैं उस पर काफी कंट्रोल पा सकते हैं। और ये मैसेज उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि देखिए, नीट जैसे पेपर लीक होना बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग होता है। हो सकता है कि आपको काफी बुरा लग रहा हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपके आगे वाले एग्जाम होंगे। और अगर आप नीट नहीं भी दे पाते या कोई भी एग्जाम नहीं भी दे पाते तो आपका करियर खत्म नहीं होता है। पूरे की पूरी दुनिया ऐसे लोगों के एग्जाम्पल से भरी हुई है जो कि भले ही कोई एग्जाम नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने आगे करियर में बहुत कुछ किया। आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप चाहे तो कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। तो एक पेपर के चक्कर में आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको फाइट करते रहना है, बिकॉज अगर आप फाइट मारेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, या अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि इसके ऊपर कोई पर्सपेक्टिव ढूंढना चाह रहे थे। आपका मेरे सॉल्यूशन के बारे में क्या कहना, आप नीचे कमेंट में बताइए, या फिर कमेंट करके बताइए अगर आपके पास भी कोई और सॉल्यूशन हो तो। हम लोग आगे आने वाली वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।